सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों गुड न्यूज है, पूरा वीडियो जरूर देखना। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप समझने वाले हो, बहुत जरूरी है। अगर आप आगामी शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चीजों को समझते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज है। यहाँ पर बीपीएससी के अध्यक्ष और शिक्षा विभाग की मीटिंग में निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया था आपको पता है कि बीपीएससी का और शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई थी 2-3 दिन पहले, जहां पर बहुत सारी चीजों पर निष्कर्ष निकाला गया था। ठीक है, अब यहाँ पर 19 अक्टूबर से सहायक भर्ती जो कैबिनेट की बैठक हुई थी ना, जिसमें कि आपने देखा था कि नई शिक्षक भर्ती आएगी और उस शिक्षक भर्ती में लगभग 70,000 पद होंगे, जिसमें से 6 से 8 के लिए 32,000 पद होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर 19 अक्टूबर से अध्यापक भर्ती परीक्षा के दूसरे दौर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। तो फैसला ये है कि जो आवेदन है वो 19 अक्टूबर से लिए जाने हैं। दूसरी चीज ये है कि आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी वो 9 नवंबर तक होगी। तो मोटा मोटी 20 दिन का आपको वक्त दिया जाएगा। ठीक है, और अगर सर्वर एरर रहा या फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो 15 दिन 10 मतलब 1 हफ्ते बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि पिछली बार हुआ था। तो मोटा मोटी 15 नवंबर आप मान लीजिए। ठीक है, 1 महीना आपको एक तैयारी का मौका दिया जाएगा। बहुत ज्यादा दिया जाएगा तो 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, ताकि जो आगामी जो दिसंबर में नियुक्ति पत्र बांटना है उस नियुक्ति पत्र को बांट करके फिर एग्जामिनेशन करा लिया जाए। तो पॉसिबिलिटीज ये है कि आपका जनवरी तक, ठीक है, यहां पर लिखा है परीक्षा 2 से 5 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। लेकिन लतीफी अगर देखा जाए कि लेट हो जाता है तो जनवरी तक आप यहां पर मान के चल सकते हैं कि जनवरी तक आपकी जो परीक्षाएं हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और आप जानते हो कि मई में जो है आपका जो चुनाव होने वाला है, तो आचार संहिता लगने से पहले पहले मतलब कि अप्रैल से पहले पहले मार्च तक आपको यहाँ पर नियुक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो पूरा एक टोटल चीज थी, जो अपडेट थी आप लोगों के लिए, मैंने आपके सामने रख दी। कुछ चीजें और हैं जो समझने वाली है, वो सीटेट अभ्यर्थियों के लिए। तो यार एक बात बताओ, सीटेट वालों को अगर मान के चलो जनवरी तक ज्वाइनिंग आप देते हो, क्योंकि यहां पर तो मेंशन है, यहां पर मेंशन क्या है कि आप 2 से 5 दिसंबर तक आप परीक्षा ले लोगे। ठीक है, थोड़ा सा लेट अगर हो गया तो हो सकता है कि इन लोगों का रिजल्ट भी आ जाए। लेकिन अगर सीटेट अपियरिंग वालों को यहां पर मौका मिलेगा तो ठीक है। अगर नहीं मौका मिला या फिर मौका मिला और उनका रिजल्ट ही डिक्लेयर ना हुआ, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार जो रिजल्ट डिक्लेयर जो आपका यहां पर आवेदन लिए गया था उसमें साफ तौर पर मेंशन था 31 अगस्त से आपके पहले पेपर हो जाना चाहिए, और जाहिर सी बात है 20 अगस्त तक आपका पेपर हो गया था, तो आप तो सेफ हो गए। लेकिन यहां पर अभी सीटेट का पता नहीं है दूसरा सीटेट कब आएगा, लेकिन दूसरी भर्ती आ चुकी है और ऑलमोस्ट अगले 20 दिनों में ये फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तो सीटेट का अपियरिंग तो तब मांगा जाएगा ना जब सीटेट के फॉर्म खुलेंगे। जब सीटेट के फॉर्म ही नहीं खुलेंगे तो अपियरिंग किस बात का मांगा जाएगा? अरे भाई मान लो कि आप 3rd सेमेस्टर में हो या 4th सेमेस्टर में हो, तो आपसे बोला जाता है अपियरिंग वाले भर सकते हैं। लेकिन आप सीटेट का फॉर्म ही नहीं आएगा तो कैसे बताओगे कि हम अपियरिंग में है? जैसे कि सीटेट का फॉर्म आ गया, सीटेट में आपने पार्टिसिपेट कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, तो आप यहां पर ये बता सकते हो सर हम अपियरिंग में हैं, हमने फॉर्म भरा है और हम यहां पर एलिजिबल हैं अपियरिंग में, लेकिन फॉर्म ही नहीं आया, तो आप देख लो यहां बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली बात है। अब एक चीज और समझ लेना कि अगर आपका पेपर 2 नहीं निकला है फिलहाल के लिए, तो कितना नंबर होना आपके लिए आवश्यक है। मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाई थी, बट दोबारा से एक बार बता देता हूं आपको कि आपको कितना नंबर ऑलमोस्ट चाहिए होगा, तब जाकर के आप सेफ अपने आप को मान सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने पेपर 2 का एग्जाम दिया है और आपको लगता है कि सिर्फ 90 नंबर से ही मेरा काम चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि अगर आप सीटेट है, ठीक है, अगर आप बिहार के निवासी हैं चाहे बाहर के हैं, तो 90 नंबर अगर आपका आता है सीटेट में तो ही आप यहां पर एलिजिबल है। बाहर के हैं तो 90 नंबर चाहिए। ठीक है, जनरल के लिए। अगर ईडब्ल्यूएस है, बिहार के भी हैं, तो भी 90 नंबर चाहिए। अगर बिहार राज्य के हैं तो यहां पर बिहार राज्य को ही, बाहरी राज्य जितने भी हैं वो जनरल में काउंट होंगे। लेकिन जो ओबीसी ईबीसी है वो 82 नंबर आपको चाहिए होगा बिहार राज्य के लिए। एससी एसटी पीएच 75 नंबर चाहिए। अगर सीटेट पेपर 2 में आपके इतने नंबर है, पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो यहाँ पर एससी एसटी पीएच है, इसको ये बोला जाता है कि भाई आप 82 नंबर नहीं हो तो डिस्क्वालीफाई हो। लेकिन आपके पास अगर 75 नंबर हैं तो भी आपको यहां पर जो बीपीएससी है वो क्वालिफाई मानेगा। पॉसिबिलिटी ये है। अब महिलाओं की अगर हम बात करें तो जनरल महिला जो है उसको 90 नंबर सीटेट में मान्य होता है, लेकिन बिहार की महिला है तो 82 नंबर पर छूट उसको मिलता है। 82 नंबर पे ऑलमोस्ट उसका यहां पर फॉर्म भरना तय है। तो कोई बिहार की महिला है जो जनरल कैटेगरी से है और उसका 82 नंबर आता है, 83-84 आता है, तो अपने आपको फेल ना समझे कि सीटेट पेपर 2 नहीं हो रहा और उसको लेकर के निराश ना हो। ठीक है, अभी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता सीटेट पेपर 2 का जो नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं, हो सकता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाए।
कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रिजल्ट आपको पता ही है 28 सितंबर तक यहाँ पर सीटेट अपना रिजल्ट देने वाला है, तो फर्स्ट वीक में भी आ सकता है। अब यहाँ पर निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया तो आपको एक चीज याद रखना, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया तो आप अपियरिंग कहलाएंगे। फॉर्म भरना ही स्टार्ट नहीं हुआ तो किस बेस पे आप अपियरिंग हुए? अपियरिंग मतलब कि आपका जो प्रोसेस है ना वो चल रहा है, ठीक है। तो आप देखो, जनरल ईडब्ल्यूएस है 82, ओबीसी ईबीसी है तो भी 82, एससी एसटी पीएच आपको 75 नंबर है तो भी आपका यहाँ पर सीटेट पेपर 2 में तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसको लेकर के आपको निश्चिंत रहना, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी डाउट आपके क्लियर कर दी हैं। कुछ चीजें और हैं जो समझना जरूरी है, ठीक है। कभी भी अभी जो आपका आएगा, जैसे कि फॉर्म आएगा तो उसमें सर्टिफिकेट ही अपडेट कीजिएगा, मार्कशीट अपडेट मत कीजिएगा, ठीक है। और ये मैंने बता दिया, बीटेट का उम्मीद लगा रहे हैं बच्चे की बीटेट हम लोग करवा लिया जाए ताकि डिले हो, तो देखो बीटेट का तो उम्मीद छोड़ दो, बीटेट कराने के मूड में होती सरकार तो एस्टेट के साथ ही बीटेट भी हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के 6 से 8 के लिए वो वीडियो मैंने बना दी है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, उसको देख लेना। बाकी बतेरे वीडियो यूट्यूब पर है दोस्त, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। महिला को 50% आरक्षण मिलेगा, मैंने बता दिया है। तो कुल मिला जुला करके अगर 32,000 सीटें 6 से 8 में है तो 16,000 सीटें महिलाओं की होंगी, तो इनकी फाइट अलग होगी, पुरुषों की फाइट अलग होगी। सवाल यहाँ पर ये आ जाएगा कि बम्पर भर्ती है, आपको मौका मिलेगा तो चौका मारना है कि नहीं मारना? बिल्कुल मारना है। तो पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ें? तो देखिए, हर टीचर अच्छा है और कोई भी टीचर अच्छा नहीं है। सही बताएं ये कि हर बच्चे को समझना ये होगा कि वो किससे समझता है, किसको उसकी बात समझ में आती है। तो जो टीचर से, जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो उससे बात अगर समझ में आ गई तो अच्छे हैं, नहीं समझ में आ रही तो कितने बड़े टीचर हैं आपके लिए तो अच्छे नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप अपने आप में चूज करो कि कौन सा टीचर अच्छा है, किससे पढ़ना चाहिए, सिलेक्शन वही दिला सकता है। बाकी सबकी बात सबकी भेजे में नहीं जाती। मैं वीडियो बना रहा हूं, 100 लोग लाइक करते हैं, 5 लोग डिसलाइक करते हैं, उनको मैं कभी नहीं समझा सकता, और ऐसा पॉसिबल है, हर जगह ऐसा रहेगा, ठीक है। तो सामने से ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, वही कीजिएगा, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। कोई अगर टॉपिक नहीं समझ में आता है तो अपने फेवरेट जिसकी बातें समझ में आती है उससे वो टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कीजिए, उस टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। और एक कहीं ना कहीं आप सिलेबस ले लीजिए, सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक होता है ना उस टॉपिक को कवर कीजिए, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। ये नहीं मॉडर्न हिस्ट्री लेकर के आप बैठ गए हैं, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा। हर एक चीज आपको ऊपर से ओवरव्यू करते हुए जाना है तो जाके काम होगा। योग्यता मैंने आपको बता दिया है। टीजीटी के लिए आपको पता ही है कि भाई बीएड चाहिए, पीजीटी के लिए बीएड चाहिए, 6 से 8 के लिए भी बीएड चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो बना दी है। लेकिन अगर आप 12th प्लस डीएलएड हैं तो आप 6 से 8 के लिए नहीं एलिजिबल हैं। अगर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हैं तो आप 6 से 8 के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट मांगा जाता है जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। जब 12th के बाद ही डीएलएड कर लिया तो आपने ग्रेजुएशन किया नहीं। बहुत सारे बच्चों का ऐसा डाउट आता है कि सर हम डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन कर चुके हैं, क्या होगा? तो साहब इस पर आप एलिजिबल ही नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन डीएलएड के बाद कर रहे हो तो आप उस पर कैसे एलिजिबल हो सकते हो? ठीक है, पॉसिबिलिटी इस पर है कि आपको न लिया जाए, क्योंकि आपने बेस किस पर किया है? आपने ग्रेजुएशन, जैसे कि मान के चलो कि मैंने 12th के बाद बीएड कर लिया, बीएड के बाद फिर ग्रेजुएशन करूंगा तो वो नहीं मान्य होगा, ठीक है। आपने 12th के बाद अगर डीएलएड किया है तो वही मान्य होगा। अगर डीएलएड के बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया होगा तो वो आपने डीएलएड तो आपने 12th बेस पे किया है ना, इसलिए आपको वहां पर मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। बाकी जो भी होगा, अगर हो सकता है कुछ चेंजेस हो तो उसमें भी अगर मौका दिया जा रहा हो, बाद में अगर डीएलएड के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो उसके बाद अगर मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जानते ही रिकॉर्ड टूटते हैं और नियम बदलते रहते हैं। तो जो भी होगा वो आपको चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा, उस चीज को लेकर के निश्चिंत रहिएगा। सीटेट फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिएगा कि अगर सीटेट अपीयरिंग नहीं स्टार्ट हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। अगर सीटेट का फॉर्म नहीं आया तो बहुत सारे बच्चे नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर उतने नंबर आ रहे हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि फर्स्ट वीक में आपका सीटेट का यहाँ पर एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो कितने नंबर चाहिए मैंने बता दिया। सीटेट अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा क्या, ये तो अभी भाई डाउट है। अगर अपीयरिंग को दे दिया जाता है तो अच्छी बात है, उसके लिए सीटेट का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उनका फॉर्म निकलना जरूरी है। अदरवाइज सीटेट अभ्यर्थी इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते, बट वो इंतजार करेंगे। मैंने आपको साफ तौर पर बता दिया कि परीक्षा में 1 महीने का डिले मान के चले तो जनवरी तक आपका एग्जाम होगा और मार्च तक अगर आपका यहाँ पर रिजल्ट आता है उससे पहले पहले सीटेट अपना रिजल्ट दे देगा, इन बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, आई होप सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। मेरा जो सारा मोटो था वो चीजों को अच्छी तरीके से समझाना था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट मेरा जो इंटेंशन है वो चीजों को समझाने का है कि बारीकी से चीजों को समझ लीजिए। वीडियो तो 2 मिनट की थी, लेकिन हो सकता है आपको 6-7 मिनट का वीडियो मिल रहा हो, तो उसको लेकर के आप निश्चिंत रहिए। चीजों को समझेंगे 2 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन चीजें समझ में आ जाएंगी, वो हमेशा काम आएंगी, ठीक है। चलिए, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और
आप कोई भी चीज पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे तो मेरे पास वो सारी चीजें आ जाती हैं, मैं उसका जवाब जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो कुछ भी अगर पूछना हो तो सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।